संजय अग्रवाल और कांग्रेस पार्टी जो लगातार पानीपत की जनता की आवाज उठाती रही है, कहीं भी पानीपत की जनता की अनदेखी नहीं होने दूंगा। बार बार कहता हूं, किसी भी कीमत पर किसी भी राजनेता को या किसी भी व्यक्ति विशेष को पानीपत की जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए हम मनोनीत नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें चाहे कितना बड़े संघर्ष करना पड़े, हम तैयार हैं। पिछले 7 साल से जो व्यक्ति मंथली लेता होगा जिस पार्टी से, जिस संस्था से, उसको कैसे बेदखल कर दोगे? जब बार बार उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उसको क्यों नहीं हटाया गया? क्यों हर आदमी मंथली लेता है उससे? जब आप उससे मंथली लेना बंद कर दोगे तो उसकी क्या हिम्मत है? शहर की सफाई में कहीं व्याधा उत्पन्न हो जाएगी। जब हम खुद ही बेकार हैं, खुद ही हम उससे मंथली लेकर उसको निचोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आज पिछले 2 महीने से पानीपत में सफाई का टेंडर नहीं लग पा रहा, उसके पीछे क्या कारण है? कुछ जवाब देगा इस बात का? 26 पार्षद है, विधायक है, मेयर है, क्यों नहीं टेंडर लग पा रहा? इसके पीछे क्या मंशा? इसी टेंडर को लेकर ही पार्षदों में गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी थोड़ा है, सब अपने कमीशन की सेटिंग का चक्कर में घूम रहा है। हर आदमी को कमीशन चाहिए, वो बेचारा क्या करे? कंपनी वाला इनको कमीशन दे, अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे, अपने साधनों में तेल डलवाए, क्या क्या करेगा इसके लिए? इसीलिए वो 2 महीने से टेंडर नहीं हो पा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने बहुत ही कम समय के अंदर पानीपत शहर के अंदर अपना एक ऐसा नाम कमाया, एक ऐसी पहचान बनाई। चाहे वो बात राजनीतिक कार्यक्रमों की हो या सामाजिक कार्यक्रमों की, अपना बढ़ चढ़कर सहयोग, अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पानीपत से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी संजय अग्रवाल की। आइए उनसे कुछ बातचीत करेंगे और शहर के कुछ मुद्दों पर जानकारी लेंगे। तो संजय अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई है शहर के अंदर। आइए बात करेंगे। संजय जी, पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राजनीति में कैसे एंट्री करें? भाई, राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में बदलना चाहता हूँ। एक नई सोच के साथ हमने राजनीति की शुरुआत की है और पानीपत के लोगों ने 40,000 वोट के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दिया, जिसके लिए मैं पानीपत की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। राजनीति में बहुत से लोगों ने इसको गलत तरीके से अपना लिया, खासकर मैं पानीपत में देखता हूँ। अब से पूर्व विधायकों ने इसको एक कमाई का साधन बना लिया था राजनीति को, लेकिन मैं उस सोच को बदलने के लिए राजनीति में आया हूँ। भाई, राजनीति समाज सेवा का सबसे बड़ा साधन है। जब आपके पास सत्ता की ताकत होगी तो आप समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को, फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा सकते हो। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, एक बार मुझे मौका दें और मैं राजनीति के मायने बदल दूंगा इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। क्योंकि राजनीति के माध्यम से हम, जो पानीपत एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है पिछले 10 साल में, और यहाँ जहाँ भी जाते हैं हम गंदगी के ढेर हैं, युवा साथी हमारे बेरोजगारी से झेल रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, भूमि का जल स्तर घटता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं शहर के अंदर जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन मुद्दों को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हमारे पास सत्ता की ताकत होगी। और उसी लिए मैं राजनीति में आया हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से उसे बदलने में पूरी कोशिश करूँगा। 2024 अभी दूर है, लेकिन कुछ शहर के अंदर जो राजनीति के समीकरण है, चुनावों के समीकरण है, अभी चुनाव दूर हैं लेकिन समीकरण पहले ही बाहर आने लग गए हैं। जो नेता पिछले काफ़ी सालों से बंद, अपना नज़रबंद थे, अब वो भी बाहर आने लग गए हैं। उन्होंने भी ऐलान कर दिया चुनावों का। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा, सुरेंद्र रेवड़ी, जिनकी धर्मपत्नी पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी ने, उनके पति अपने खुला ऐलान कर दिया कि 2024 में रोहिता रेवड़ी चुनाव लड़ेगी। क्या आप भी आज चुनाव का ऐलान करेंगे? नहीं, मैं तो चुनाव का ऐलान तो मैंने तो 2.5 साल पहले कर दिया था जी, जब पार्टी ने मुझे, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट रूप में आशीर्वाद दिया, जनता की सेवा करने के लिए जनता की बीच भेजा। जिस दिन हम चुनाव आ रहे थे उसी दिन शाम को 5 बजे से हमने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। हम हारे नहीं, जीते थे। जो 40,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, और लोकतंत्र है, सबका स्वागत है। जो पानीपत की जनता के लिए काम करना चाहता है आए, जनता के बीच आए और ईमानदारी से जनता के लिए काम करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए चाहे। लेकिन इस बार हरियाणा प्रदेश की और खासकर पानीपत की जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर अपने बेटे संजय अग्रवाल को अपनी सेवा का मौका देंगे। संजय जी,
कैसे मानते हैं आप ये बात, क्योंकि पानीपत शहर की राजनीति जो आज से अगर हम बात करें पिछले 2 चुनावों को छोड़कर, उससे पहले शाह परिवार जो है उसकी भी बहुत एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को शाह परिवार के बलबूते पे पानीपत शहर में एक जगह मिली थी। आप कैसे मानते हैं कि उस शाह परिवार को हटाकर आपको पार्टी दोबारा से टिकट देगी? कोई किसी का वर्चस्व नहीं होता राजनीति के अंदर। जो जनता के लिए काम करता है, जनता के बीच रहता है, जनता का पसंदीदा होता है, उसी को कोई भी पार्टी अपना आशीर्वाद देती है। जब कोई भी पार्टी, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी लगा लो, बुरे दौर से गुजर रही थी, उस टाइम कोई भी व्यक्ति था, चाहे वो जो पूर्व में चुनाव लड़ते रहे कांग्रेस की टिकट पर, सब लोगों ने अपना हाथ खींच लिया कांग्रेस पार्टी से, और पार्टी हमारी माँ के समान है। मैंने उस वक्त अपनी पार्टी के लिए बलिदान दिया जब सब लोगों ने हाथ जोड़ दिए थे भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं आगे आया और मैंने पार्टी की टिकट स्वीकार की, और उस बुरे दौर में भी एक रिकॉर्ड बनाया, जो कांग्रेस का रिकॉर्ड है 40,000 वोटों का बनाया। ये कभी नहीं होता। जब आपके अंदर जज्बा है, जब के अंदर जुनून है, तो जनता को मजबूर होना पड़ेगा आपके साथ चलने के लिए, न कि आप जनता की, जब जनता को ज़्यादा जरूरत है उस वक्त हमें अपनी 100% काबिलियत दिखाकर उनकी बातों पर खरा उतरने की जरूरत होती है, न कि उस वक्त अपनी पीठ दिखा दें। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि पीठ दिखाकर पीछे हट जाऊँ। हमेशा छाती तान कर जनता की सेवा के लिए हर वक्त उनके साथ खड़ा रहूँगा। बुरे से बुरे दौर में जब पानीपत की जनता को मेरी जरूरत होगी, आधी रात भी अपना खून बहाने के लिए भी जनता के लिए तैयार रहूँगा, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। काफ़ी मुश्किल सा लगता है, क्योंकि पानीपत के अंदर कांग्रेस में भी गुटबाजी काफ़ी मौके पर देखी जाती है। किसी, चाहे कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम हो, चाहे कोई पार्टी का कार्यक्रम हो, एक हुड्डा गुट और एक शैलजा गुट को अलग अलग 2 गुटों में बांटकर कांग्रेस की, क्या लगता है आपको कि नींव इस तरह से अपनी कांग्रेस आगे अपना पक्की कर पाएगी? कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी है, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। हमारे CLP लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जिन्होंने पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस को बांध कर रखा हुआ है। और जब भी पानीपत में आते हैं वो लोग, चाहे बहन कुमारी शैलजा जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो, लगातार उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और एकजुटता के साथ कांग्रेस जनता की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए, प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए एकजुटता के साथ प्रदर्शन करती रही है। और इस बार 75 सीटों के साथ दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। अभी हाल ही में हमने पीछे एक जनप्रतिनिधि जो हुआ करते थे, मौजूदा नेता हैं शहर के, सुरेंद्र रेवड़ी, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष तो कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि विपक्ष अभी सोया पड़ा है, विपक्ष के पास फुर्सत ही नहीं है कि वो शहर के मुद्दे उठाए। पिछले 2.5 साल हो गए चुनाव खत्म हुए, तब वो लोग कहाँ थे? 48 बार हमने प्रदर्शन कराया है पानीपत की सड़कों के ऊपर, जनता की आवाज़ उठाई है। जब पानीपत की जनता अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, सफाई का मुद्दा हो, शहर की उन्नति का मुद्दा हो, शहर में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, प्रदूषण का मुद्दा हो, सरकार की बढ़ती तानाशाही का मुद्दा हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2.5 साल में 48 बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। चाहे हमारे मासाखोरों की बात हो, जब उनको बेदखल किया गया मंडी के अंदर से, ये उसी वक्त की बात है जब वो विधायक थे पानीपत के अंदर, उस वक्त मंडी को वहाँ शिफ्ट किया गया और इनको वहाँ से बेदखल किया गया। और संजय अग्रवाल लगातार उनके प्रदर्शन में, उनके धरने में गया और सरकार को मजबूर किया उनको जगह देने के लिए। आज उस जगह से उठाना पड़ रहा है उनको। अगर उनको वहाँ से हिलाया गया, संजय अग्रवाल फिर वहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठेगा। पूरी पानीपत कांग्रेस, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पूरे प्रदेश की कांग्रेस यहाँ पर आकर उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन करेगी। विपक्ष का एकमात्र नाम है संजय अग्रवाल और कांग्रेस पार्टी, जो लगातार पानीपत की जनता की आवाज़ उठाती रही है। कहीं भी पानीपत की जनता की अनदेखी नहीं होने दूंगा। बार बार कहता हूँ, किसी भी कीमत पर किसी भी राजनेता को या किसी भी व्यक्ति विशेष को पानीपत की जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए हम मनोनीत नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें चाहे कितना बड़े संघर्ष करना पड़े, हम तैयार हैं। सफाई के मुद्दे की आपने बात छेड़ी। JBM ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर, सांसद, 2 विधायक शहर के पास, लेकिन JBM का सफाया नहीं कर सके। पिछले 7 साल से जो व्यक्ति मंथली लेता होगा जिस पार्टी से, जिस संस्था से, उसको कैसे बेदखल कर दोगे? जब बार बार उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उसको क्यों नहीं हटाया गया?
क्यों क्यों हर आदमी मंथली लेता है उससे। जब आप उससे मंथली लेना बंद कर दोगे तो उसकी क्या हिम्मत है शहर की सफाई में कहीं व्याधा उत्पन्न हो जाएगी। जब हम खुद ही बेकार हैं, खुद ही हम उससे मंथली लेकर उसको निचोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आज पिछले 2 महीने से पानीपत में सफाई का टेंडर नहीं लग पा रहा, उसके पीछे क्या कारण है? कोई जवाब देगा इस बात का? 26 पार्षद है, विधायक है, मेयर है, क्यों नहीं टेंडर लग पा रहा? इसके पीछे क्या मनसा? उसी टेंडर को लेकर ही पार्षदों में गुटबाजी चल रही है। गुटबाजी थोड़ा है, सब अपने कमीशन की सेटिंग का चक्कर में घूम रहा है। हर आदमी को कमीशन चाहिए, वो बेचारा क्या करे? कंपनी वाला इनको कमीशन दे, अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे, अपने साधनों में तेल डलवाए, क्या क्या करेगा इसके लिए? इसीलिए वो 2 महीने से टेंडर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं जनता को बताते भाई क्या समस्या है इसके पीछे? खुलकर बात करो ना, आप सामने स्क्रीन पर आकर जनता के सामने बैठ के टेंडर करो, 1 मिनट में हो जाएगा। आप छोड़ो ना अपने कमीशन को। जब आपने जनता ने आपको चुनकर भेजा है, कमीशन खाने के लिए थोड़ा भेजा है, जनता की सेवा के लिए भेजा है। अगर आप सेवा नहीं करने पा रहे तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। जो नए ईमानदार लोग आकर बैठेंगे और सही सुचारू रूप से शहर का काम चलेगा, सफाई की व्यवस्था भी होगी, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। अनेक ऐसे मुद्दे जुलझे पड़े हैं, वो सारे ठीक हो जाएंगे। आप इस्तीफा दे के बाहर हो जाओ। आज नगर निगम शुरू से ही सुर्खियों में रहा है। नगर निगम में अगर किसी ने प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है तो उसके लिए सैकड़ों बार उसको धक्के खाने पड़ते हैं निगम में, तब भी उसका काम नहीं होता। आखिर दलालों का सहारा लेकर ही निगम में प्रॉपर्टी आईडी बनती है। इस पे मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचार का तरीका बना दिया पर ये पार्टी ने, सरकार ने। प्रॉपर्टी आईडी क्या होती है? प्रॉपर्टी आईडी जब आदमी के पास रजिस्ट्री है उसकी तो वो अपने आप ही प्रॉपर्टी आईडी है। जब आपने उसके 50,000 रुपये दे दिए तो आपकी आईडी बन गई तुरंत। जब तक पैसे नहीं दोगे घूमते रहो। आम आदमी कहाँ से लेके आए? अरे जब उसके पास रजिस्ट्री है, उस मकान का उसका मालिक है, मालिकाना उसके पास है, तो आईडी क्या जरूरत है? क्यों बनवानी पड़ती है आईडी? ये एक नया तरीका बना दिया सरकार ने ताकि अपने दलालों को पैसे खिलाए। जो उसने राजनेता छोड़ रखे हैं, दलाल छोड़ रखे हैं शहर के अंदर, उनके जेब भरने के लिए प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम चलाया गया। इससे पहले तो कभी नहीं होता था। कांग्रेस सरकारों में क्या रजिस्ट्रियाँ नहीं होती थी? कौन सी घपलेबाजी होती थी? कुछ नहीं होता था। आज रोज़ अभी इन्होंने कितने तहसीलदार, पटवारी के खिलाफ खुद इनके एम्प्लॉई हैं सरकार के, और खुद ही उनके खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज कराई, उनके खिलाफ जांच बिठा दी। अरे तुम सीधे तरीके से सिस्टम चलने दो ना। जिसके पास प्रॉपर्टी है, अपनी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करा लो भाई। क्या प्रॉपर्टी आईडी की जरूरत है? क्यों इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया आपने? सब पैसे खाने का तरीका है और कुछ नहीं है इसके पीछे। तो क्या लगता है ये चीज़ें कब सुधरेंगी? आप लोग इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में? क्योंकि जनता इस समय काफ़ी त्राही मची हुई है जनता में इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि अब एक सर्वे हुआ था पीछे, याशी कंपनी ने जो सर्वे किया था, वो सर्वे लगभग गलत सर्वे आया है। किसी का प्रॉपर्टी पे किसी का नाम, मेरी प्रॉपर्टी पे आपका नाम, आपकी पे मेरा नाम, इस तरीके की सर्वे जो हरियाणा में पूरे हुआ है। पानीपत के अंदर तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा 70% मैं कहूँगा कि गलत सर्वे है, लेकिन उसकी पेमेंट भी हो चुकी है। ये तो जानबूझ के नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से हटेंगे? अब उसका नाम गलत चढ़ा दिया, वो बेचारा धक्के खाएगा। तो आखिर में भाई ले ले जो लेना हो, निपटा मेरा काम। अभी हाउस टैक्स भेज रहे हैं लोगों को लाखों रुपए। 20 गज का मकान है, हाउस टैक्स 1.5 लाख रुपए। 100 गज का मकान है, हाउस टैक्स 15 लाख रुपए। कहाँ से आएगा पैसा? फिर वो बेचारा जाएगा, धक्के खाएगा, सेटलमेंट होगी, कुछ रिश्वत देंगे, कुछ कम कर देंगे, फिर वही काम। बिजली बोर्ड से देख लो आप, लोगों के लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। कनेक्शन 5 किलोवाट, बिल 5 लाख रुपए। क्यों? फिर वो पैसे खाएंगे, दलाल जाएंगे, पैसे खाएंगे, उसको ठीक कर देंगे। बेचारा धक्के खा के सोचेगा भाई चलो पैसे दे के करा लो। वही काम ये प्रॉपर्टी आईडी का है। लोग धक्के खाएंगे, तंग होके बेचारे पैसे दे के अपना काम करा लेंगे। जनता जानना चाहती है कि संजय अग्रवाल किन मुद्दों को लेकर शहर की राजनीति में दोबारा एक बार आएगा। पहली बात तो पिछले 2.5 साल से लगातार पानीपत की जनता के बीच, पानीपत की जनता की सेवा के लिए उनके बीच हूँ। 1 मिनट भी मैं इनकी नज़रों से ओझल नहीं होता। जब भी कोई अव्यवस्था या कोई मेरे को दुखी नज़र आता है, मैं उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर उसके दरवाजे पर खड़ा रहता हूँ। उसके बाद आप पूछते हो भाई किस मुद्दों को लेकर? पानीपत के ऐसे अनेक मुद्दे हैं। पिछले 7 साल में चाहे यहाँ का कोई भी विधायक रहा हो, पीछे पार्कों में इतने बड़े घोटाले हुए, सड़कें बनी। मेरे को आज भी याद है सेक्टर 11 की जो मेन रोड है 3 बार बन चुकी है। उस ठेकेदार को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया जिसने सड़क बनाई? पहले काली सड़क बनाई, उसके ऊपर टाइल लगा दी, ब्लॉक टाइल, फिर उसके ऊपर तारको लगा दिया। उस भ्रष्टाचारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया आज तक जिसने 3 बार सड़क बना के पैसे हड़पे? और उस व्यक्ति को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया जिसने इसको रिकमेंड करा ठेकेदार को?
ये पूरी जांच होएगी ना, जितने ये बैठे हैं चुन के आए हुए विधायक पार्षद सारे अरेस्ट होंगे, क्योंकि पानीपत के अंदर सड़क बनाई जाती है, फिर फाड़ कर दोबारा बनाई जाती है। जब आपको पता है भाई ये सड़क ठीक है, तो उसको क्या जरूरत है फाड़ने की? और बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते आप इसको लेवल हमने ऊंचा करना है, नीचा करना है? ये सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। जब मैं पानीपत के अंदर सत्ता बदलेगी, क्योंकि इस प्रदेश का और इस शहर का भला कोई कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को, बढ़ते हुए प्रदूषण को, इंडस्ट्री के ऊपर लगातार तानाशाही से जो फरमान जारी किए जाते हैं उनको लेकर, और सफाई के मुद्दे को लेकर, जो अनेक मुद्दे हैं, उनको हम जब भी हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, लोग अपना आशीर्वाद देकर हमें चुनेंगे, सिर्फ 6 महीने के अंदर हम पानीपत से इन मुद्दों को ख़त्म कर देंगे। ये मैं आज आपके माध्यम से पानीपत की जनता से वादा कर रहा हूँ, और ये लोग जनता को देखें भी गए कि हमारे काम करने का तरीका क्या है। ये लोग तो खाली कहते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं उस बात को पब्लिक के बीच में साबित करके दिखाऊंगा कैसे वो बहुत फार्मूले के साथ लागू होती है। क्योंकि जब हम स्वच्छ होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारे शहर के अंदर 1 रुपया भी रिश्वत का जनता से मांग सके। जब हमारा अफसर, जब हमारा कर्मचारी बगैर मंथली के काम करेगा तो उसे जनता से पैसे मांगने का हक नहीं है, क्योंकि सरकार उसको सैलरी भी देती है, सरकार उसको टीएडी भी देती है, सरकार उसको रहने का, उसके मकान के पैसे भी देती है, तो उसको रिश्वत मांगने की जरूरत नहीं है। जब तक उसके ऊपर प्रेशर रहेगा चुने हुए व्यक्तियों का, तब तक उसको मजबूरन जनता से पैसे मांगने पड़ेगा। आज आप शहर में देख रहे हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कूड़े के ढेर हैं। पीछे इन्होंने 300 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया, उनके भी लगातार प्रदर्शन, परसों भी एक प्रदर्शन उन्होंने किया, लगातार प्रदर्शन जारी हैं। उनकी मांग है कि पैरोल पे किया जाए। क्या लगता है आपको, सरकार इस तरह का कदम उठाएगी? अभी पीछे मेरे से भी बात हो रही थी, यहाँ काफ़ी स्वीपरों को, जो हमारी सफाई का व्यवस्था संभालते हैं शहर के, 300 के करीब वो लोग हैं, उनको नौकरी से हटा दिया गया। हमारी मेयर साहिबा क्या कहती है, जब ठेका होगा दोबारा रख लेंगे। अरे भाई, इनको हटाने का मतलब क्या है? आप जब तक आपका टेंडर नहीं होता, सरकार नाम की भी तो कोई चीज़ है, निगम भी तो कोई चीज़ होगा, आप उनको डेली बेसिस पर रख लो ताकि उनकी रोजी रोटी भी चलती रहे और शहर की सफाई व्यवस्था भी बरकरार रहे। लेकिन उसको जरूरत क्या है? उनको गंदगी में रहेंगे, पानीपत के लोग रहेंगे, बीमारी से झेल लेंगे, पानीपत के लोग झेल लेंगे, उनकी सेहत पे क्या? रोजी रोटी से बेकार होएंगे तो 300 लोग होंगे। मेयर साहिबा अपने घर में बैठी आराम से, पार्षद अपना मस्ती मार रहे, विधायक अपना मस्ती में चल रहा है। इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, इतने सैकड़ों करोड़ रुपये हम पानीपत की डेवलपमेंट के लिए गए, सारा शहर पाड़ के भगा दिया, सारा बेरोजगार ख़त्म कर दिया, रोजगार ख़त्म कर दिया। तो इससे बुरी बात क्या होगी? खाली झूठों से, जुमलों से कभी शहर नहीं चला करता। आपको प्रत्यक्ष धरातल पर उतर कर काम करना होगा। लेकिन जब जनता का नंबर आएगा ना, पेटियां पलटते रह जाओगे, वोट नजर नहीं आएगी। हाली पार्क का मुद्दा काफ़ी सालों से चल रहा है कि हाली पार्क देंगे, हाली पार्क देंगे। अब तक वहाँ कुछ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। निरीक्षण करते हैं मेयर मैडम भी, कमिश्नर भी, विधायक भी, लेकिन अभी तक जो है एक ईंट भी नहीं लगी गई वहाँ। विधायक जी का तो काम ही है झूठ बोल बोल के लोगों को सरकाते रहेंगे आगे। पिछले मैं मेरे ख्याल 1.5 साल से सुन रहा हूँ जी, अगले 6 महीने में हम बस स्टैंड भी जनता को हैंड ओवर कर देंगे, हाली पार्क भी जनता को दे देंगे। लेकिन ये काम कौन करेगा? संजय अग्रवाल करेगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। उससे पहले ये काम होने वाले नहीं है। इसलिए खाली जुमले देते रहेंगे। 2 साल और उनके पास बचे हुए हैं। पानीपत को जनता की मजबूरी है इनको बर्दाश्त करना। 2 साल बाद पानीपत की जनता वोट के माध्यम से बढ़िया सबक इनको सिखाने जा रही है। A to Z लोग सत्ता से बाहर होंगे और दोबारा जनप्रिय, लोगों की पसंदीदा, लोगों को नंबर 1 स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा से वापसी करेगी। सब्जी मंडी की बात करें, माशाखोर लगभग 350 से 400 माशाखोरों का रोजगार वहाँ चल रहा है। विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं शहर के, प्रमोद विज, उन्होंने उनके लिए किले पे जगह अलॉट की है, वहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं उनको शिफ्ट करने की। लेकिन सब्जी मंडी के माशाखोरों का कहना है कि हम जान दे देंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। उनको लेकर क्या करें? क्योंकि कौन सी जगह देंगे वहाँ पे? आपने भी पीछे देखा था कि आप पहुंचे भी थे उनके सनोली रोड पे जब धरना प्रदर्शन किया था। मेरे को यही नहीं समझ आता, इतनी बढ़िया जगह पे वो लोग बैठे हुए हैं, वो भी तो निगम की जगह है। उनका कहना है कि वहाँ हम स्टेडियम बनाएंगे। स्टेडियम जो चल रहा है उसको तो संभाल लो पहले,
वो इतनी गंदगी के ढेर लगे पड़े, लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं, उसको सही संभाल लो पहले आओ। जो स्टेडियम बना और जो निगम की जगह है वो किसी काम नहीं आ रही, आपको वहाँ शोरूम बनाने जरूरी है, जनता को बसाना जरूरी है। सिर्फ 9 शोरूम बनाने के लिए वो पूरे 400 लोगों को 400 परिवार, 400 लोग नहीं 400 परिवार को बेरोजगार करने पे तुले हुए हैं ये लोग। वहाँ तो पहले इतना कंजेस्टेड एरिया है किले के नीचे, तो कहाँ बिठाएंगे उन लोगों को वहाँ। जो एक जगह बनी हुई है, पहली बात तो इस बात की जांच होनी चाहिए यहाँ से मंडी क्यों उठाई गई, इस बात की जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कितना बड़ा स्कैंडल काम कर रहा है। और जब वो उन लोगों को जगह अलाट की गई है, होना तो ये चाहिए उस जगह को प्रॉपर कर उसको सिस्टम बना के वहाँ फट बनाए, लोगों को बैठने की जगह दे। आप उनको वहाँ से उजाड़ने का काम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। निगम की जगह कोई प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ा किसी की हो, निगम की जगह निगम वहाँ के फट बना के दे दे। जो कुछ उसने शोरूम बनाने, कौन सी आफत आ जाएगी, 9 लोगों 9 शोरूम नहीं बनेंगे तो प्रॉपर 400 परिवार बैठे हैं, खा कमा रहे हैं बेचारे, उनको जगह दो प्रॉपर और उनके लिए सुविधा और दो वहाँ से उजाड़ने के बजाय। अगर ऐसा नहीं करेंगे, उन मासाकरों से मैं वादा करता हूँ जब कांग्रेस सरकार आएगी उनको यहीं बिठाएंगे और यहीं से उनका रोजगार चलाएंगे। संजय जी, एक बड़ा सवाल हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में हमने देखी और भी सरकारें हमने देखी, 26 जनवरी को जो वाकया घटा कि जो असली समाज सेवी थे उन लोगों को बुलाकर सम्मानित ना करने के बजाय उनको अपमानित किया गया, क्योंकि एक निमंत्रण दिया गया था। पीछे आपने सुना होगा सविता आर्या जी, जो कि काफ़ी समाज सेवा में और महिलाओं के सम्मान में तत्पर तैयार रहती हैं, उनको स्टेज पर बुलाकर वहाँ पर सम्मान ना दिया गया, परंतु उनको उन लोगों को सम्मान दिया गया जो लोग किसी के जनप्रति के निजी आदमी थे। जो 26 जनवरी का दिन होता है ना, बहुत बड़ा दिन होता है, देश का गणतंत्र दिवस है। उस दिन किसी को मंच से सम्मानित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस व्यक्ति के जीवन के लिए खासकर बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। उसको इतने बड़े दिन और इतने बड़े मंच से सम्मानित किया गया। जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उसका एक उल्लेख किया जाता है, भाई मैं इस व्यक्ति को इस कारण से, इसने इस समाज के लिए ये उल्लेखनीय कार्य किया, इसके लिए हम इसको सम्मान पत्र दे रहे हैं। क्या ये प्रशासन या ये विधायक या मेयर बता सकते हैं उन लोगों ने क्या समाज के लिए कार्य किया जो 400 लोगों को सम्मानित किया गया? एक 7 साल के बच्चे को मंच से एक सम्मान पत्र दिया गया, कोई बता सकता है उसको क्यों दिया गया? विधायक जी कहते मेरे साथ जाया करता। तू कहाँ जाता भाई, शहर में क्या करने जाते हो आप? मैंने तो आज तक देखा नहीं कहीं शहर में उसको, किसी कहीं जहाँ कहीं दुख तकलीफ हो, लोगों को असुविधा हो, मैंने तो देखा नहीं आज तक कहीं पे। जब ये नाले पे घर तोड़े गए, मैंने तो उस टाइम में देखा, मैं भी गया था उनके साथ, उनके घर प्रार्थना करने के लिए, बिन लोगों को बसाओ, अगले घर से बाहर तक नहीं निकले। कहाँ लेके गए उस बच्चे को? और साथ लेके तो क्या कार्य कर दिया उसने जो उसको आपने सम्मानित पत्र दे दिया? हर चीज़ की मर्यादा खत्म करके रख दी इन्होंने शहर के अंदर। बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई, इन्होंने इस सम्मान पत्र को भी बेच दिया जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज के लिए कुछ ना कुछ सराहनीय कार्य करते हैं। इससे तो जो व्यक्ति काम करना चाहता है, जो व्यक्ति बेचारा समाज के लिए दिन रात लगा हुआ है, उसके भी कहीं ना कहीं मोरल डाउन होता है। भाई जब कुछ ना करने वाला सम्मानित हो रहा है, हमें क्या जरूरत है? हम भी अपने घर बैठेंगे। जो समाज सेवी है, जो वाकई में समाज के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात बेचारे जन सेवा दल वाले व्यक्ति है। जिस वक्त कोरोना काल में लोगों ने अपने परिजनों को दाह संस्कार नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, उस वक्त जन सेवा दल के साथियों ने उन लोगों का दाह संस्कार किया। कितनी बड़ी बात है, जो कोई उनके नज़दीक नहीं लगता था, उन लोगों ने अपने हाथों से उनका संस्कार किया। ऐसी संस्थाएं, अनेक गुरुद्वारे हैं पानीपत के अंदर जिन्होंने उस बुरे दौर में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। अनेक ऐसी सामाजिक संस्थाएं जिनके घर में पूरा का पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त था और उनके घरों में उन्होंने खुद खाना पहुंचाया। उन लोगों को तो आपने ढूंढ कर सम्मानित करना चाहिए था, उन लोगों के नाम पता भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित कर दिया जिन लोगों का ज़िंदगी में लोगों ने शक्ल नहीं देखी। पानीपत के अंदर सिर्फ सम्मान पत्र करने के लिए मंच पर देख लिया, उस दिन के बाद से दोबारा गायब। कोई 26 जनवरी के बाद एक व्यक्ति का नाम बता दो जो कहीं किसी व्यक्ति को नजर आया। पुणे पानीपत से, आपके माध्यम से पूरे पानीपत से पूछता हूँ, एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसको उन्होंने दोबारा पानीपत शहर में देखा हो। शर्म आनी चाहिए, कुछ तो सोचो। हर चीज़ की मर्यादा को ख़त्म मत करो, हर चीज़ को मर्यादा होती है, मर्यादा में रह के काम करो, नहीं तो चोट की वोट बहुत खतरनाक होती है। एक आखिरी बात, पानीपत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 2024 में आपने मन तो आपका पहले से ही बना हुआ है, लेकिन एक बार फिर से क्या अपील करना चाहेंगे? शहर की जनता आपको अगर वोट डाले तो किस हक से डाले? मैं पानीपत की जनता से अपील करता हूँ, पहली बात तो जो पहली बार 40,000 वोटों के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं
पानीपत की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और वादा करता हूँ जब कभी भी पानीपत को मेरी ज़रूरत होगी हमेशा आप लोगों के बीच खड़ा नजर आऊँगा। और इसके साथ साथ मैं अभी चुनाव में वक्त बहुत है, लेकिन फिर भी वक्त बीतते टाइम नहीं लगता। मैं अनेक ऐसे विज़न लेकर पानीपत की जनता के बीच आया हूँ अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए, क्योंकि पानीपत की आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? क्या ये भ्रष्टाचार देकर जाएंगे? नहीं, हम उन लोगों को अनेक ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं जिनसे उनका हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, पानीपत के हमारे बुज़ुर्गों को स्वच्छ वातावरण मिले, आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पानी मिले, शहर को प्रदूषण से मुक्ति मिले, शहर को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। उसके लिए हम ड्रेन नंबर 1 को बिल्कुल ऐसे बना देंगे, इसके ऊपर से पानीपत का रिंग रोड बनाएंगे, जो ये लोग कहते हैं करते नहीं हैं। और मैं लोगों से वादा करता हूँ पहले 6 महीने के अंदर हम इसका कार्य पूर्ण करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, पूर्ण करेंगे। उसके बाद घटता जल स्तर जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना चाहते हैं, जल सबसे कीमती चीज़ है जीवन के लिए, जल स्तर बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा विजन है। प्रदूषण खत्म करेंगे। इंडस्ट्री का जब बार बार वो लोग कहते हैं कॉमन बॉयलर लगाएंगे, क्यों नहीं लगाते? उसको लगाओ, ताकि पूरे शहर में जो इतने बॉयलर चलते हैं इंडस्ट्री चलाने के लिए, कॉमन बॉयलर लगाओ ताकि उनको एक जगह से पोल्यूशन मिले और उसको हम कंट्रोल कर सकें। ZLD लगाओ कॉमन, जो ये पानी जाकर जमुना को भी गंदा करता है, इसको साफ कर दोबारा इंडस्ट्री को दो, इससे हमारा जल स्तर बढ़ेगा, दोबारा ज़मीन से पानी नहीं निकालेंगे। भ्रष्टाचार, जब हम हमारे अफसर को हम मुक्त रूप से काम करने के लिए स्वच्छ करेंगे, उसको मुक्ति देंगे, भाई आप सिर्फ और सिर्फ शहर की भलाई के लिए काम करो, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। यहाँ से अनेक ऐसे मुद्दे जिनको लेकर हम पानीपत की जनता के बीच जाएंगे, रोजगार उत्पन्न करेंगे, खाली धक्केशाही नहीं करेंगे, रोजगार वाकई में उनको दिखाएंगे बेरोजगार कैसे पैदा होते हैं। वो विजन लेकर हम जनता के बीच में आएंगे। तो क्योंकि हमारा युवा आज सबसे नंबर 1 क्राइम रेट है पानीपत का। क्यों है? क्योंकि हमारा युवा बेरोजगार हो चुका है, उसको अपना पेट भरने के लिए क्राइम का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, नशे का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले युवाओं को रोज़गार देंगे ताकि वो अपनी ताकत जो आज क्राइम में और नशे में लगा रहे हैं ना, देश की उन्नति के लिए लगाएं। क्योंकि जब युवा जागता है ना तो बहुत कुछ बदल देता है। और हम ऐसे मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे और इस पानीपत को पूर्ण रूप से बदलेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करता हूँ, एक बार आपके भाई को, आपके बेटे को मौका दो। आपने सबको मौका दिया, मेरे को भी एक बार मौका दो आपकी सेवा करने का। आप लोगों को दिखाऊंगा राजनीति के मायने कैसे बदले जाते हैं। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ संजय अग्रवाल, जिन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ अपना रोष भी जताया, क्योंकि शहर के अंदर इनका कहना है कि विकास कार्य कागजों में तो होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर फिलहाल कोई कार्य जो है नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और भी शहर की खबरों से आपको अवगत कराएंगे। लाइव व्यूज़ पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट।